भाग 122। शिखा ने निशा की ओर मुड़कर धीमे स्वर में कहा, बचकर रहना, डायन है ये, जहां इसकी नजर पड़ जाए तबाही तय है। फिर निशा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मुस्कुरा कर कहा, चल वॉशरूम चलते हैं, ये वाला दाग तो मिटा ही देंगे। शिखा ने हल्की सी हामी भरी। निशा के कानों में अब भी दिव्या के वो शब्द गूंज रहे थे। पार्टी खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। दोपहर की हल्की सुनहरी धूप गायत्री भवन की सफेद दीवारों पर पड़कर एक गर्म सुकून देने वाला माहौल बना रही थी। घर के अंदर इस समय एक अजीब सी खामोशी थी, ना किसी के कदमों की आहट, ना किसी बर्तन की खनक, बस कभी कभी रसोई से आती हवा की हल्की सी सरसराहट। इस वक्त पूरे घर में सिर्फ दो लोग थे, निशा और आरुषि। बाकी सब अपने अपने कामों से बाहर गए हुए थे। ड्राइंग रूम में दोनों आराम से सोफे पर बैठी थी। सेंटर टेबल पर रखी कॉफी के मग से हल्की सी भाप उठ रही थी। बातचीत का माहौल हल्का फुल्का था, कभी हंसी, कभी शरारत, कभी पुरानी यादों का जिक्र। इसी बीच आरुषि ने एकदम से पूछा, भाभी अपने भाई की बचपन की तस्वीरें देखी हैं? निशा ने हल्का सा सिर हिलाया, नहीं, ये देखने ही नहीं देते। आरुषि हंस पड़ी, अरे भाभी क्या मिस कर दिया आपने, भाई बचपन में इतने मोटे थे कि पूछो मत। अभी तो जैसे है ये बहुत बोलते हैं ना, ये मत खाना, उसमें कैलोरी है, ये हेल्दी नहीं है। तब यही भाई कैलोरी वाला खाना दिन रात मांगते थे। निशा उसकी बात सुन चौंक कर बोली, हैं? तू फोटोज दिखा? आरुषि ने कहा, भैया की बचपन की फोटोज फैमिली एल्बम में होंगी। निशा ने पूछा, और फैमिली एल्बम कहाँ होंगी? आरुषि ने बताया, मम्मी ने फैमिली एल्बम को स्टोर रूम में रख दिया था। निशा ये सुन हैरत से बोली, क्यों? फैमिली एल्बम तो यादें होती है, उन्हें तो सहज कर इंसान अपने पास रखता है, तो उन्होंने स्टोर में? आरुषि ने कहा, पता नहीं भाभी। कुछ पल के लिए निशा चुप हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो। उसकी आंखों में अब उत्सुकता थी। आरुषि ने उसकी नजरों को पढ़ते हुए पूछा, देखनी है भाई की बचपन की तस्वीरें? निशा बच्चों जैसी मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगी। दोनों अपने मग को टेबल पर रखकर उठी और सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंची। स्टोर रूम का लोकेशन टेरेस के ठीक नीचे था। पुराना भारी दरवाजा जिस पर जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। आरुषि ने ताले को हिलाया, ओहो ताला बंद है। निशा ने हल्के से मुंह बिचकाते हुए कहा, लगता है आज फोटोज देखना हमारे नसीब में ही नहीं है। आरुषि ने हामी भरी, हाँ यार भाभी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी हंसी के साथ मानो उस प्लान को वही छोड़ दिया। तभी आरुषि का फोन बज पड़ा। फोन उसकी दोस्त का था, तो वो निशा से बोलकर फोन अटेंड करने चली गई। निशा वही खड़ी रही, फिर उसकी नजर ऊपर की ओर गई। टेरेस बस एक मंजिल ऊपर था। मौसम सुहाना लग रहा था, नीले आसमान में बिखरे बादल और हल्की सी ठंडी हवा। उसने सोचा क्यों ना ऊपर चला जाए। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अपने फोन से शिखा को कॉल लगा लिया। टेरेस पर पहुंचते ही सामने का नजारा देख उसे अच्छा लगा। एक तरफ झूला, दूसरी ओर पुराने गमले और बीच में फैली धूप। निशा चलते चलते शिखा से बात कर रही थी, कभी हंसते हुए तो कभी अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए। लेकिन जैसे ही वो टेरेस के दूसरे साइड पहुंची, उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से ग्लास पैनल पर पड़ी। वो चौकोर सनरूफ था, जैसे उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। हर बार वो झूले वाली साइड ही बैठती थी, इसलिए यहाँ आना ही नहीं हुआ। जिज्ञासा से भरी वो नीचे झुककर देखने लगी। कांच के नीचे अंधेरा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे नीचे स्टोर रूम के कुछ हिस्से नजर आए। पुराने बक्से, लकड़ी की अलमारियां और धूल के बीच कुछ ढका हुआ सामान। वो और नीचे झुककर देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी क्या कर रही हो? आरुषि की आवाज सुन निशा खड़ी हो गई और उसने शिखा से बाद में बात करने का कहकर कॉल कट कर दिया। वो पीछे मुड़ी और बोली, कुछ नहीं, बस यहाँ से स्टोर दिख रहा है। आरुषि ने कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आप मम्मा को आने दो, फिर आपको फैमिली एल्बम दिखा देंगे। निशा ने पूछा, वैसे घर वाले कब तक आएंगे? आरुषि उसकी बात सुन उसे छेड़ते हुए मुस्कुराते हुए बोली, घर वाले या घर वाला भाभी? उसकी बात सुन गालों पर लाली छा गई थी उसके। आरुषि आगे बोली, घर वाले तो आ जाएंगे अपने समय पर, लेकिन आपका घर वाला आ गया है। उसकी बात सुन निशा हैरत से बोली, इतनी जल्दी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे ऊपर यही बताने आई थी, लेकिन फिर आपको यूं स्टोर रूम में अपने घर वाले की बचपन की फोटोज देखने के मकसद से झांकते हुए देखा तो रुक गई। निशा ने नकली गुस्से से कहा, आशी चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही है। तभी निशा के सामने से आते हुए अभिमन्यु ने कहा, कैसा कुछ नहीं है माय डियर वाइफ। अभिमन्यु को देख निशा चुप हो गई, लेकिन आरुषि को छेड़ने का मौका मिल गया। वो बोली, माय डियर वाइफ? मुझे तो भाई आपने आज तक नहीं कहा माय डियर सिस्टर। अभिमन्यु ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, तेरे लिए नीचे चॉकलेट्स रखी है। अभिमन्यु की बात सुन आरुषि झट से नीचे भाग गई। उसके नीचे जाते ही अभिमन्यु निशा की तरफ बढ़ते हुए बोला, लाया तो वैसे तुम्हारे लिए था। अब टेरेस पर सिर्फ अभिमन्यु और निशा थे।
निशा मुस्कुराते हुए पीछे की ओर कदम करते हुए बोली, अच्छा। फिर अभिमन्यु ने कहा, जी, पर अब उसे यहाँ से भगाना भी तो था। निशा उसकी बात सुन पीछे जाते जाते रुक गई और नखरे से बोली, मुझे भी चॉकलेट चाहिए। उसके सामने खड़े होकर उसकी उड़ती जुल्फों को कान के पीछे करते हुए अभिमन्यु ने कहा, जरूर, आपके लिए दूसरी स्पेशल चॉकलेट है मेरे पास। रूम में तो चलो। उसकी बात सुन निशा की आंखें बड़ी हो गई। उसने उसके सीने पर हाथ मारते हुए कहा, अभी? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ थाम कर कहा, अभी चाहिए? निशा उसकी बात सुन शर्म से नजरें झुकाकर बोली, अभिमन्यु, आपका नाम लिया था मैंने। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो अच्छा लगता है तुम्हारे होठों से, अपना नाम। निशा बस मुस्कुरा दी। निशा ने फिर नजरें उठाकर पूछा, इतनी जल्दी कैसे आ गए आज आप? अभिमन्यु ने जवाब दिया, सोचा कि घर पर कोई नहीं है तो आज बीवी के साथ रोमांस करेंगे। निशा ने चिढ़ाते हुए कहा, पतिदेव, आपकी बहन घर पर ही है। अभिमन्यु ने निशा की बात को काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहना का भी बंदोबस्त कर लेंगे, पर उससे पहले आपको तो सेट करे। निशा ने जिज्ञासा से पूछा, सेट करे मतलब? अभिमन्यु ने बड़े नटखट अंदाज में कहा, सेट करे मतलब मूड में लाए, वरना यू अनरोमांटिक रहकर तुम मेरा रोमांटिक मूड भी खत्म कर दोगी। उसकी बात सुन निशा हल्के गुस्से में बोली, मैं अनरोमांटिक हूँ? अभिमन्यु उसका हाथ छोड़कर अपने हाथ पैंट की जेब में डालकर बोला, जी बिल्कुल। निशा उसकी बात सुन सीधा उसके कॉलर को पकड़कर हल्के से उसे अपने लेवल पर खींचते हुए बोली, मिस्टर मित्तल, शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने किस तरह अपना कन्फेशन दिया था। अभिमन्यु ने एक नजर अपने कॉलर को पकड़े निशा के हाथों को देखा और फिर उसे देखते हुए अपना दाहिना हाथ जेब से निकालकर निशा को कमर से थामकर कहा, उसके अलावा क्या रोमांटिक काम किया है, जरा बताइए हमें भी। निशा अब कुछ नहीं बोली। ये देख अभिमन्यु मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस बहस में वो जीत गया था। निशा ने फिर मासूमियत से उसे देखते हुए पूछा, मैं रोमांटिक नहीं हूँ? अभिमन्यु ने उसका हाथ छोड़ दिया। अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर मुस्कुराते हुए बोला, जी बिल्कुल। निशा ने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर अचानक उसका कॉलर पकड़कर हल्के से अपनी ओर खींचते हुए कहा। निशा ने फिर मासूमियत से उसे देखते हुए पूछा, मैं रोमांटिक नहीं हूँ? अभिमन्यु मुस्कुराया और उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम ज्यादा रोमांटिक नहीं हो, लेकिन तुम वो हो जो हमेशा मेरे साथ है, चाहे कैसे भी हालात हो। तुम लॉयल हो, केयरिंग हो और सबसे ज्यादा सपोर्टिव हो। और जहाँ तक रोमांस की बात है, वो अकेला मैं ही दोनों के हिस्से का कर लूंगा। निशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसका कॉलर छोड़ दिया और उससे दूर जाकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होकर बोली, इतनी तारीफ मत करो, सिर पर चढ़ जाऊंगी। अभिमन्यु ने उसकी पीठ देखते हुए धीमे से हंसी दबाई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और पीछे से उसे अपनी बाहों में थामते हुए बोला, तुम तो दिल पर चढ़ चुकी हो, ये कम है क्या? निशा ने उसकी बाहों में हल्का सा सिमटते हुए बिना मुड़े मुस्कुरा कर कहा, पता है, आपकी बाहों में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं। अभिमन्यु ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, और मुझे तुम्हारी इस मुस्कान में जो सुकून मिलता है वो पूरी दुनिया में नहीं। क्या स्टोर रूम में छुपा वो एल्बम मित्तल परिवार का कोई ऐसा राज खोलेगा जिसे कोई जानना नहीं चाहता? क्या निशा और अभिमन्यु का ये रिश्ता दिव्या की चालों के सामने टिक पाएगा? और क्या ये सुकून भरे लम्हे आने वाले तूफान से पहले ही खामोश साबित हो जाएंगे? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 123। निशा ने उसकी बाहों में हल्का सा सिमटते हुए बिना मुड़े मुस्कुरा कर कहा, पता है, आपकी बाहों में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं। अभिमन्यु ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, और मुझे तुम्हारी इस मुस्कान में जो सुकून मिलता है वो पूरी दुनिया में नहीं। निशा ने हल्के से उसका हाथ थामा और उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया और फिर कहा, अभी कभी सोचा था कि हम यूं एक दूसरे के साथ होंगे? अभिमन्यु ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, हाँ, और हर बार यही सोचा था कि अगर तुम मिलोगी तो तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। निशा का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली। अभिमन्यु ने उसके बालों में अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहा, तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है निशा। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे, बस हवा की सरसराहट और उनके दिल की धड़कनों की आवाज थी। निशा ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और बोली, ये तुम्हारा घर है, हमेशा के लिए। अभिमन्यु ने उसके माथे पर लंबा गहरा चुंबन दिया और बोला, और तुम्हारा घर मैं हूँ, हमेशा के लिए। आसमान अब तारों से भर चुका था और उनके इस पल पर जैसे पूरा आसमान मुस्कुरा रहा था। टेरेस पर शाम का रोमांटिक माहौल अचानक थोड़ा बदल गया जब निशा की नजर अभिमन्यु के हाथ पर पड़ी।
उसकी कलाई की घड़ी में समय देखकर वो चौंक गई और फिर कहा, घर वालों के आने का टाइम हो गया है, जल्दी नीचे जाना होगा। अभिमन्यु ने हल्की सी हंसी हंस दी, लेकिन दोनों बिना देर किए नीचे आ गए। थोड़ी ही देर में बाकी घर वाले भी वापस आ गए। निशा सीधा किचन की ओर चली गई, जहाँ सुहानी जी कुक को डिनर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी। निशा को देखकर सुहानी जी ने कुक को खाना बनाने को कहा और फिर निशा से कहा, निशा, कोई काम था बच्चे? निशा ने जवाब दिया, काम तो नहीं था माँ, पर कुछ चाहिए था आपसे। सुहानी जी ने पूछा, क्या? निशा थोड़ी धीमी आवाज में बोली, मुझे अभी की बचपन की तस्वीरें देखनी है। सुहानी जी थोड़े समय के लिए रुकते हुए बोली, ये तो तुम्हें अभिमन्यु से कहना चाहिए। निशा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो देखने नहीं देते। सुहानी जी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और बोली, बहुत शरारती था अभिमन्यु बचपन में। इतना सुनते ही निशा की आतुरता बढ़ गई अभिमन्यु के बारे में और जानने के लिए, और फिर उसने पूछा, और बताइए ना उनके बारे में। फिर सुहानी जी ने बताना शुरू किया, अभी मेरी और तुम्हारे पापा की आंखों का तारा था हमेशा से। पूरा दिन शरारतें करता रहता था, कभी कुछ तोड़ देता तो कभी कुछ गिरा देता, जहां भी जाता तोड़ फोड़ करता। पार्थ के तो न जाने कितने खिलौने उसने तोड़ दिए थे। अभी जितना मर्जी परफेक्शनिस्ट हो, बचपन में तो ये एक नंबर का शरारती लड़का था। निशा ध्यान से सुन रही थी और फिर उत्सुकता से पूछा, स्कूल में कैसे थे ये? सुहानी जी ने गर्व से कहा, टॉपर। शरारती था, लेकिन था तो अभिमन्यु मित्तल ही ना। अपने स्कूल का टॉपर था मेरा बेटा। निशा को अचानक कुछ याद आया और फिर कहा, माँ, अभी और पार्थ इतने अच्छे दोस्त थे, तो अभी। ये सुनते ही सुहानी जी के चेहरे से मुस्कान और चहक गायब हो गई। उनकी आंखों में जैसे अतीत के कुछ दर्दनाक पन्ने तैर गए। सुहानी जी ने गंभीर स्वर में कहा, ये बात तुम्हें अभी ही बताए तो बेहतर होगा। निशा ने समझ लिया कि यह मुद्दा काफी गंभीर है। माहौल में हल्की सी टेंशन को महसूस करते हुए उसने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा माँ, आप तस्वीरें तो दिखाइए। सुहानी जी ने हामी में सर हिलाया और फिर दोनों ऊपर सुहानी जी के कमरे में गए। उन्होंने अलमारी से एक छोटी सी चाबी निकाली और निशा को देते हुए कहा, ये लो स्टोर रूम की चाबी, वहाँ पर फैमिली एल्बम पड़ी है, उठा कर ले आओ। तब तक मैं माँ को शाम की दवाई देकर आती हूँ। निशा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है माँ। निशा स्टोर रूम की तरफ बढ़ी और सुहानी जी गायत्री जी के कमरे की तरफ गई। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही अंदर से धूल और मिट्टी की तेज गंध आई। निशा हल्के से खांसते हुए बोली, कल सबसे पहले स्टोर रूम की ही साफ सफाई करनी होगी। अंदर पुराना फर्नीचर, पुराने शो पीस और 4 बड़ी अलमारियां थी। निशा ने पहली 3 अलमारियां खोल ली, लेकिन एल्बम नहीं मिली। आखिर में उसने चौथी अलमारी खोली। सबसे नीचे उसे एक पुरानी एल्बम नजर आई। एल्बम उठाते ही उसकी नजर उसके नीचे रखी एक डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाकर खुद से पूछा, डायरी? पर किसकी? और यहाँ? उसने डायरी भी उठा ली। जैसे ही वो खोलने लगी, उसमें से एक पुरानी तस्वीर फिसल कर नीचे गिर गई। निशा ने तस्वीर उठाई। ये पार्थ की थी, जब वो लगभग 18 साल का था। निशा ने हैरानी से कहा, भाई की तस्वीर? पर यहाँ? उसने एल्बम पास की टेबल पर रखी और डायरी खोली। पहले पन्ने पर नाम लिखा था, सृष्टि मित्तल। निशा ने खुद से बात करते हुए कहा, सृष्टि? दिव्या ने उस दिन जिक्र किया था, लेकिन जब अभी से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये डायरी तो पक्की सृष्टि की ही है, लेकिन पार्थ भाई की तस्वीर सृष्टि की डायरी में क्या कर रही है? उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। जैसे ही वो अगला पन्ना पलटने लगी, बाहर से आरव की आवाज आई, निशा भाभी। निशा ने जल्दी से एल्बम उठाई, स्टोर रूम का दरवाजा लॉक किया और अपने कमरे में जाकर एल्बम, डायरी और पार्थ की तस्वीर अलमारी में रख दी। फिर नीचे चली गई। नीचे आरव उसके लिए मोमोज और पिज्जा लेकर खड़ा था। देखते ही खुशी से निशा ने कहा, अरे वाह। आरव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, आरुषि को भी बुला लाया हूँ, चलो मजे से खाते हैं। थोड़ी ही देर में तीनों मोमोज और पिज्जा का मजा लेने लगे। निशा के मन में अब भी डायरी का ख्याल घूम रहा था, लेकिन उसने सोचा, इसे बाद में आराम से पढ़ूंगी। तभी सुहानी जी किचन से बाहर आई और तीनों को बाहर का खाना खाते देख हल्के गुस्से से बोली, अब जो डिनर बन रहा है वो कौन खाएगा? आरव मुस्कुराकर बोला, घर वाले। उसकी बात पर निशा और आरुषि हंस पड़ी, लेकिन सुहानी जी ने उसे घूरा। फिर निशा ने कहा, माँ, आज बाहर का खाने का दिल कर रहा था। सुहानी जी थोड़ा नरम होकर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। आरव ने मजाक करते हुए कहा, मम्मा, ये तो गलत है, आप बच्चों में फर्क कर रही है। जिस तरह मुझे घूर रही थी, इन्हें भी घूरिए। सुहानी जी ने उसकी पीठ पर हल्के से मारते हुए कहा, मुझे मत सिखा तू। निशा, जाओ, अभी को बुला लाओ, डिनर रेडी हो चुका है। निशा ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसके दिमाग में अब भी स्टोर रूम में मिली डायरी और तस्वीर का रहस्य गूंज रहा था। सबने जल्दी जल्दी डिनर निपटाया। घर के कोनों में बस प्लेटों की खनक और हल्की सी बातचीत की आवाजें गूंज रही थी।
अगली सुबह अभिमन्यु को पुणे की मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए वो डिनर के तुरंत बाद कमरे में चला गया और नींद में डूब गया। कमरे में एक कोने में बेड साइड लैंप की हल्की रोशनी में निशा अपनी किताबों में डूबी हुई थी। पन्नों की सरसराहट के बीच वो अपने आखिरी टॉपिक पर पहुंची और जैसे ही उसे खत्म किया, एक संतोष भरी सांस ली। किताबें बंद करते हुए उसे याद आया कि अभिमन्यु ने सुबह के कपड़े निकालने को कहा था। वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ी। कपड़े निकालते हुए उसकी नजर कोने में रखी अपनी अलमारी पर पड़ी। आदतन उसने उसे खोल दिया और वही ऊपर वाली शेल्फ पर एक पुराना एल्बम और एक भूरे रंग की चमड़े की डायरी रखी थी। निशा के हाथ ठिठक गए। उसकी उंगलियां डायरी के किनारों को छू गई। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखती रही, जैसे उसके भीतर कोई पुरानी लहर उठने लगी हो। फिर उसने घड़ी की तरफ नजर डाली। रात बहुत हो चुकी थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने खुद से कहा, अगर अभी लेकर बैठी तो लेट हो जाएगा, कल ही देखती हो। उसने एल्बम और डायरी को धीरे से साइड में खिसका दिया, अपने कपड़े निकाले और फिर सब कुछ सावधानी से अलमारी में बंद कर दिया। कमरा अब पूरी तरह शांत था। उसने लैंप बंद की और धीरे से बेड पर आकर लेट गई। लेकिन जैसे ही उसका सिर तकिए को छुआ, अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे नींद में ही उसे अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया। निशा के होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उसने हल्के से अपना चेहरा झुकाया और अभिमन्यु के माथे पर एक नरम सा चुंबन दिया। जैसे ही उसके होठों की गर्माहट ने अभिमन्यु की त्वचा को छुआ, वो आधी नींद में ही हल्के से मुस्कुरा उठा। निशा ने उसकी उस मासूम सी मुस्कान को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई, जैसे ये पल उसके लिए अनमोल खजाना हो। क्या सृष्टि की डायरी और पार्थ की तस्वीर मित्तल परिवार का कोई गहरा राज खोलेगी? क्या निशा सच को जान पाएगी या ये रहस्य हमेशा उसके दिल में कैद रहेगा? और क्या ये डायरी अभिमन्यु और निशा के रिश्ते के बीच एक नया तूफान लाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 124। आज मौसम काफी सुहाना था और निशा का घर जाने का अभी मन नहीं चाह रहा था, तो वो कोचिंग सेंटर के पास वाले पार्क में आकर बैठ गई। वो अपने लिए पास के ही कैफे से कॉफी और सैंडविच ले आई थी। उसने वहां बैठकर 1.5 घंटा अपनी पढ़ाई की। वहां इस वक्त काफी शांति थी और वो बैठी भी ऐसी जगह पर थी जहां इतना कोई आता जाता नहीं था, तो किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं था। उसने पढ़ते हुए ही अपनी सैंडविच और कॉफी पी ली। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद उसने अपने बैग से सृष्टि की डायरी निकाली, जो उसने घर से निकलते वक्त बैग में रखी थी। निशा डायरी खोलती है और सृष्टि के नाम पर हाथ फेरकर उसने पन्ना पलटा। उसने धीरे धीरे बाकी के पन्ने भी पलटे, तो उसमें काफी सारी डेली एंट्रीज थी। उसने धीरे धीरे बाकी के पन्ने भी पलटे, तो उसमें काफी सारी डायरी एंट्रीज थी। उसने पहले डायरी एंट्री पढ़नी शुरू की। 13 जून 2017। हेलो सखी, मेरी पुरानी डायरी उस पागल अभी ने फेंक दी। कोई बात नहीं, मैं भी उसकी इस बार के प्रोजेक्ट में कोई हेल्प नहीं करूंगी। बदला तो लूंगी ही ना। खैर, आज पार्थ आया था। वो काफी सैड था। उसने अपने पापा को मनाने की कोशिश की कि वो इंडिया लौट आए, लेकिन उन्होंने मना कर लिया। वो भी अपनी जगह सही है। इंडिया आकर आंटी की तबीयत सही नहीं रहती, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। उनके फिर से मना करने पर पार्थ काफी दुखी हो गया था, क्योंकि अपने आने का मना करने के साथ साथ उन्होंने उसे वापस आने को भी कहा। वो नहीं जाना चाहता था। मैं भी नहीं चाहती थी कि वो जाए। खैर, हमने, यानी कि मैंने और मेरे उस पागल भाई ने उसका मूड ठीक कर दिया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं इन दोनों के बीच थर्ड व्हील हूँ। मुझे इग्नोर कर देते हैं, पर मैं जानती हूँ कि दोनों सबसे ज्यादा मुझे ही चाहते हैं। हाँ, आई नो, पार्थ ने कुछ नहीं कहा और वो मुझे लाइक करता है, बस कहता नहीं। इसीलिए तो वो किसी और लड़की से बात तक नहीं करता। हाँ, राइमा से करता है, पर कोई ना। हे कान्हा जी, पार्थ को प्लीज वापस अमेरिका ना जाने दीजिएगा। सृष्टि। पहली डायरी एंट्री पढ़कर निशा काफी हैरान थी। उसने खुद से कहा, सृष्टि अभी की बहन है, पर ये अभी कहाँ है? और ये पढ़कर तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो पार्थ भाई को पसंद करती थी। ओह माय गॉड, अभी की एक और बहन है। ये शायद अभी से बड़ी है, लेकिन इनका तो जिक्र भी मैंने कभी नहीं सुना घर में, कभी पार्थ भाई के मुंह से भी नहीं सुना। ये है कहाँ? निशा अपने सवालों में उलझी हुई थी। अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसने पन्ना पलटा और अगली डायरी एंट्री पढ़नी शुरू की, जो 2 दिन बाद की थी। 15 जून 2017। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि पापा ने मुझे और अभी को घूमने जाने की परमिशन दे दी है। उफ, मैं और अभी पिछले 2 दिनों से जिद कर रहे थे। फाइनली पापा मान गए। अब मैं, अभी, पार्थ और राइमा जाएंगे महाबलेश्वर। पर हमारे साथ वो 2 नमूने भी जाएंगे, दिव्या और गौरव। मुझे वो दोनों बिल्कुल भी नहीं पसंद। दिव्या जब देखो तब अभी और पार्थ से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करती है। मुझे और राइमा को तो वो बिल्कुल नहीं पसंद। और वो गौरव, वो मुझे बहुत ही अजीब सी स्माइल पास करता है, जिससे मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ।
मैंने ये बात अभी को भी बताई थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दी। हम चारों में से सिर्फ मेरा पागल भाई ही उन्हें भाव देता है, न जाने क्यों। क्योंकि वो पागल है ना। कभी कभी तो मन करता है इसके बाल नोच दूं, पर फिर याद आ जाता है कि मैं पूरे 5 मिनट बड़ी हूँ इससे, और मम्मी कहती है कि मैं इससे बड़ी हूँ, तो मुझे इसका ध्यान रखना है हमेशा। तो अगर मैंने इसके बाल नोच दिए तो मम्मी की बात कैसे मानूंगी? पर उसे भी ध्यान देना चाहिए ना कि मैं उससे बड़ी हूँ, चाहे 5 मिनट ही बड़ी सही। खैर छोड़ो, मैं तो महाबलेश्वर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सृष्टि। इस डायरी एंट्री को पढ़कर निशा के होठों पर मुस्कान आ गई। निशा ने कहा, इसका मतलब अभि और सृष्टि ट्विंस है। उसने पन्ना पलटा तो अगली डायरी एंट्री 5 दिन बाद की थी, जिसे देख निशा ने अनुमान लगाया कि या तो ये ट्रिप की थी या उसके बाद की, और उसका अनुमान सही था। ये एंट्री ट्रिप के दौरान की थी। जितनी एक्साइटेड सृष्टि थी इस ट्रिप के लिए, उस बेचारी को क्या पता था कि यही ट्रिप से शुरुआत होगी उसकी जिंदगी में अंधेरा छाना। 20 जून 2017। हम परसों ही यहाँ पहुंचे थे। यहाँ पापा ने हमारे लिए गेस्ट हाउस बुक करवा दिया। यहाँ होटल के 4 रूम हैं। एक रूम में अभी, पार्थ और गौरव रुके हैं। दूसरे रूम में मैं और राइमा। तीसरे रूम में दिव्या अकेली है। नकचड़ी। चौथे रूम में गेस्ट हाउस के केयरटेकर और उनकी वाइफ है। उनकी वाइफ किचन का काम संभालती है। दोनों काफी अच्छे हैं। आज हम प्रतापगढ़ फोर्ट गए। उफ, वहाँ तक चढ़ते चढ़ते ही थक गए, लेकिन मजा आ गया। फिर हम लोग गए ट्रैकिंग के लिए आर्थर सीट पर। क्योंकि हम लोग ऑफ सीजन में गए थे तो भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग थे। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ से किसी होटल गए, खाना खाया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की उस दिव्या की जिद करने पर। जबकि हमने कहा कि हम 2 दिन अभी यहाँ और रहेंगे, लेकिन फिर भी उसकी जिद के कारण आज ही जाना पड़ा। असल में मैडम को कपड़ों की कमी महसूस हुई थी। 2 ही तो दिन रह गए थे। खैर, हमने आज काफी एंजॉय किया। सभी जैसे ही गेस्ट हाउस आए अपने अपने कमरे में चले गए। आखिरकार इतना चले जो थे, थक गए थे, और अब मैं भी सोने जाऊंगी। सृष्टि की 2 दिनों की ट्रिप का पढ़कर निशा को अपनी और अभिमन्यु की बैंगलोर की ट्रिप याद आ गई। उसके होठों पर उन यादों को याद कर मुस्कान आ गई। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने देखा कि सुहानी जी का कॉल था। उसने कॉल उठाया तो सामने से सुहानी जी की फिक्र भरी आवाज आई, निशा, बच्चे अभी तक तुम आई नहीं। निशा ने टाइम पर ध्यान दिया तो 4 बजने वाले थे। वैसे तो उसकी कोचिंग 1 बजे तक खत्म हो जाती थी, लेकिन वो 3 बजे तक वहाँ बैठकर पढ़ती रही। आज भी वो पढ़ रही थी, लेकिन बाद में सृष्टि की डायरी पढ़ने में उसका ध्यान टाइम की तरफ गया ही नहीं। निशा की तरफ से कोई भी जवाब ना पाकर सुहानी जी ने फिर कहा, निशा। निशा अपनी सोच से बाहर आई और बोली, जी माँ, मैं बस आ ही रही हूँ। फिर सुहानी जी ने कहा, ठीक है, अच्छा एक काम करो, आते हुए आरुषि को एक फ्रेंड के घर से लेती आना, ड्राइवर अभी घर पर नहीं है। निशा ने कहा, जी ठीक है माँ। उसने फिर फोन कट कर दिया। उसने डायरी अपने बैग में रखी और सैंडविच का रैपर और कॉफी वाला कप डस्टबिन में फेंक दिया। फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ चली। आज वो खुद ही ड्राइव करके आई थी। उसने चलते चलते अभिमन्यु को मैसेज किया, कितने बजे तक वापस आएंगे। उसने अभी मैसेज करके फोन बंद ही किया था कि उसका फोन बज पड़ा। उसने देखा कि अभिमन्यु का ही कॉल था, जिसे देख वो मुस्कुरा दी। उसने कॉल उठाया और कहा, बड़े वेल्ले हैं आप वैसे। अभिमन्यु ने जवाब दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें अटेंशन दे रहा है, और तुम हो कि मुझे ताना मार रही हो। निशा उसकी बात पर हंस दी और बोली, तो मित्तल साहब, मैसेज का रिप्लाई आप मैसेज करके भी तो दे सकते थे, पर मुझे अपनी बीवी की आवाज सुननी थी। अभिमन्यु ने टॉन्ट कसते हुए कहा, अच्छा, निशा ने कहा। निशा ने अब ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर बैग को पिछली सीट पर रख दिया। अभिमन्यु ने फिर कहा, हाँ, वैसे क्या कर रही हो? निशा ने कहा, घर जा रही हूँ। अभिमन्यु ने चौंकते हुए पूछा, अभी तक गई नहीं थी? निशा ने शालीनता से जवाब दिया, नहीं, पढ़ रही थी। निशा उससे अभी सृष्टि का जिक्र नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु ने आगे कहा, अच्छा सुनो। निशा प्यार से बोली, सुनाइए। अभिमन्यु ने कहा, ओह हाउ रोमांटिक, तुम ऐसी ही क्यों नहीं रहती, प्यारी सी। निशा नकली गुस्से से बोली, अभी। अभिमन्यु ने चिढ़ाते हुए कहा, देखो फिर से चिढ़ गई तुम। निशा सिर हिलाते हुए बोली, आप कुछ कहने वाले थे। अभिमन्यु ने जवाब दिया, हाँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। उसकी बात सुन निशा चिंता भरे लहजे में बोली, क्यों? अभिमन्यु ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, रहा नहीं जाएगा मेरे बिना? निशा ने पूछा, अभी क्यों नहीं आ पाओगे? अभिमन्यु ने जवाब दिया, वो जिस काम के लिए आया था आज हुआ नहीं है, तो कल तक रुकना पड़ेगा। मैं कल रात तक आ जाऊंगा, माँ को भी बता चुका हूँ। निशा ने कहा, ठीक है। निशा उसके ना आने से काफी उदास थी, पर उसका काम भी जरूरी था। अभिमन्यु उसकी मायूसी से भरी आवाज सुन प्यार से बोला, निशा, आई लव यू बच्चा। निशा उसके इस प्यार भरे इजहार पर मुस्कुरा दी। उसने कहा, आई नो दैट। अब मैं फोन रखती हूँ,
मुझे आशी को भी पिक करना है, बाय। निशा ने फोन कट कर दिया और उधर अभिमन्यु होटल के अपने कमरे में बैठा अपने फोन को घूर रहा था, क्योंकि निशा ने उसके आई लव यू का जवाब नहीं दिया था। तभी उसके फोन की लाइट ऑन हुई। उसने देखा कि निशा का ही मैसेज था, आई लव यू टू मिसेस मित्तल के पतिदेव। अभिमन्यु उसका मैसेज पढ़कर हंस दिया, उसके मैसेज को किस कर लिया। क्या डायरी में लिखी बातें सच में सृष्टि और पार्थ की अधूरी कहानी को उजागर करेंगी? क्या निशा इस राज को अपने दिल में दबा पाएगी या सबके सामने लाने का साहस करेगी? और क्या ये सच अभिमन्यु और निशा के रिश्ते की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 125। राइमा अपने कमरे में बैठी ऐसे ही अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी। उसके कमरे में एक सर्वेंट आई और बोली, मैम। सर्वेंट को देख राइमा बोली, सर्वेंट ने कहा, मैम आपको बड़ी मैडम बुला रही है। राइमा ने उसकी बात सुन उसे एक नजर देखा और फिर अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर उठकर उससे पूछा, कहाँ है वो? सर्वेंट ने जवाब दिया, गार्डन में। राइमा सिर हिलाकर गार्डन की तरफ चली गई। गार्डन में आशा जी बैठी चाय पी रही थी। वहाँ टेबल पर कॉफी का मग था जो राइमा समझ गई कि उसी के लिए है। वो जाके दूसरी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, जी मम्मी, आपने बुलाया? आशा जी उसे देख मुस्कुराकर उसे कॉफी का मग देते हुए बोली, सोचा क्यों ना आज सास बहू बैठकर गपशप करें। राइमा उनकी बात पर मुस्कुरा दी। आशा जी ने कहा, वैसे पार्थ कब तक आने वाला है? राइमा ने कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा, मम्मी वो आज लेट हो जाएंगे, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है। आपको कोई बात करनी थी? आशा ने नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, बस यूं ही पूछा। राइमा को अजीब लगा लेकिन उसने गौर नहीं किया। वही आशा जी कुछ सोच रही थी। आशा जी ने फिर कुछ देर की खामोशी के बाद पूछा, और डांस क्लासेस कैसी चल रही है? राइमा ने जवाब दिया, अच्छी चल रही है। आपको पता है 2 महीने बाद एक कंपटीशन है, मैं सोच रही हूँ उसमें पार्टिसिपेट करूँ, पहचान मिलेगी। आशा जी ने खुशी से कहा, हाँ बिल्कुल करो। राइमा ने थोड़ा मायूसी से कहा, बस आज पार्थ से पूछना है। उसकी बात सुन आशा जी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, अगर पार्थ ने मना कर दिया तो क्या नहीं करोगी पार्टिसिपेट? राइमा नासमझी से बोली, मतलब? आशा जी ने कहा, मतलब कि तुमने कहा कि तुम्हें पार्थ से पूछना है, तो अगर उसने मना कर दिया कि नहीं कर सकती तुम पार्टिसिपेट, तो क्या तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी? राइमा ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, पर वो मना क्यों करेंगे? राइमा के इस सवाल के बदले आशा जी ने एक सवाल कर दिया, तुमने पूछना ही क्यों है फिर? राइमा ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। ये कहते हुए राइमा को अपने दिल में अजीब सा एहसास हुआ। चाहे राइमा और पार्थ की शादी को निशा और अभिमन्यु की शादी जितना समय हो गया था, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच उन दोनों की जितनी नजदीकियां नहीं आई थी। दोनों अपने दोस्ती के रिश्ते से आगे नहीं बढ़े थे और ना ही बढ़ पा रहे थे। पार्थ ने उसके लिए हर जगह स्टैंड लिया, लेकिन शायद वो उसका दोस्त होकर भी लेता। जब से शादी हुई थी तब से राइमा को शादीशुदा होने का एहसास ही नहीं हुआ था। सिंदूर लगाते वक्त, मंगलसूत्र पहनते वक्त भी उसे यही लगता कि ये सब वो लोगों को दिखाने के लिए कर रही है। आज पार्थ को आशा जी के सामने अपना हस्बैंड कहकर उसे एहसास हुआ कि हाँ, पार्थ उसका पति है। आशा जी उसकी बात पर बोली, पति है लेकिन मालिक नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की पूरी आजादी है बच्चे। आशा जी ने कहा, मुझे नहीं लगता पार्थ मना करेगा, मना करने की वजह ही नहीं है। तुम आराम से फॉर्म भरो और उसको बताना, पूछना मत, समझी? आशा जी की बात समझकर राइमा मुस्कुरा दी और बोली, जी मम्मी। आशा जी ने फिर कुछ सोचकर कहा, वैसे तुम्हारी और पार्थ की लड़ाई हुई है? ये सुनकर राइमा उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी। फिर आशा जी ने थोड़ा संकोचाते हुए पूछा, आई मीन वो तुम्हारे साथ ठीक है ना? राइमा उनकी बात सुनकर बोली, जी मम्मी वो ठीक है और लड़ाई तो कोई भी नहीं हुई। क्यों? आशा जी ने कहा, नहीं वो बस ऐसे ही। आशा जी इसके आगे कुछ नहीं बोली। वो राइमा को अपनी बातों से अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहती थी। उस दिन को याद करते हुए आशा जी के मन में अब भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक 6 दिन पहले की बात थी। राइमा क्लासेस के लिए जा चुकी थी और पार्थ सुबह 4 बजे की फ्लाइट से घर लौटा था, इसलिए अब तक गहरी नींद में सो रहा था। शादी के बाद पहली बार आशा जी उसके कमरे में गई थी। कमरे में कदम रखते ही उनकी नजर सीधे बेड पर पड़ी। कंबल सलीके से समेटा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इधर उधर देखा तो पार्थ सोफे पर लेटा था। आधा कंबल जमीन पर गिरा था, आधा उसके ऊपर। एक टांग नीचे जमीन पर, दूसरी मोड़कर सोफे पर रखी हुई, पूरी तरह से असुविधाजनक मुद्रा। ये देखकर आशा जी का मन हल्का सा कसक उठा। कैसे इस तरह कोई चैन की नींद सो सकता है? धीरे धीरे उन्होंने उसकी ओर कदम बढ़ाया। सोते हुए पार्थ के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और तभी पार्थ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मासूम सी मुस्कान देख आशा जी अनायास ही मुस्कुरा उठी।
वो झुकी, उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन से उनके मन में ये विचार घर कर गया था कि शायद पार्थ और राइमा के बीच कोई मनमुटाव है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने दोनों को साथ देखा तो कहीं भी कटुता का संकेत नहीं मिला। उल्टा उनके बीच सहजता और अपनापन बरकरार था। आशा जी सोच में पड़ गई, क्या कभी कभी जो हम देख लेते हैं वो असल कहानी से बिल्कुल अलग होती है क्या? आशा जी ने उस दिन को याद कर फिर राइमा को देखा और कहा, राइमा एक बात पूछूं? राइमा ने सिर हिला दिया। आशा जी ने कहा, मेरा तुम्हारे और पार्थ के बीच इंटरफेयर करने की कोई मंशा नहीं है। राइमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मम्मी आप बेफिक्र होकर पूछिए। आशा जी ने पूछा, पार्थ सृष्टि को भूल चुका है ना? राइमा के होठों की मुस्कान उनके इस सवाल से छट गई। वो बिना किसी भाव के उन्हें देखने लगी। आशा जी ने आगे कहा, पार्थ की सृष्टि के लिए बेइंतहा मोहब्बत देख मुझे और तुम्हारे पापा जी को लगा ही नहीं था कि पार्थ कभी शादी भी करेगा। राइमा ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, पर कर ली मुझसे। आप मेरी जगह सृष्टि को तो नहीं देखती ना? आशा जी उसकी बात समझकर झट से उसका हाथ थाम कर बोली, नहीं बच्चा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी बहू उसी दिन मान लिया था जिस दिन हम तुम्हें और पार्थ को घर लेकर आए थे। बेटी तो तुम्हें मैंने बचपन से ही समझा है। मैंने तो बस ये इसलिए पूछा कि क्या पार्थ तुम्हें तुम्हारे पूरे हक दे रहा है? राइमा खामोश रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस सिर झुकाए बैठी रही। राइमा की खामोशी से आशा जी को घबराहट हो रही थी। आशा जी ने गहरी सांस लेकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो बच्चे। राइमा ने सिर उठाकर उन्हें देखा। राइमा की आंखों में आंसू थे। ये देख आशा जी ने उसे झट से अपने सीने से लगा लिया। राइमा हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। आशा जी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उन्होंने उसे सिसकने दिया। राइमा ने फिर कुछ पल बाद कहा, समझ नहीं आता मम्मी, खुश हो कि मुझे मेरी एक तरफा मोहब्बत मिल गई या दुखी हो कि मोहब्बत एक तरफा ही रह गई? आशा जी भी उसकी इस बात पर खामोश थी। राइमा ने आगे कहा, पार्थ ने कभी भी हमारे बीच सृष्टि का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ वो ना होकर भी हमारे बीच है। आशा ने पूछा, मैं बात करूं पार्थ से? राइमा ने झट से जवाब दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मजबूरी में मेरे साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाए। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। मैं अपने माँ बाप को पहले ही खो चुकी हूँ, अब पार्थ जैसे दोस्त को नहीं खो पाऊंगी। इतना कहकर राइमा उठकर चली गई और आशा जी वहां गहरी सोच में डूब गई। वो जानती थी कि पार्थ सृष्टि से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन अब जब सृष्टि नहीं रही तो पार्थ को आगे बढ़ना चाहिए। वो बस इन्हीं सोचों में खोई थी। वहीं दूसरी ओर निशा आरुषि को अपने साथ ले आई थी। घर पहुंचते ही थकान के मारे उसने सीधा बिस्तर पकड़ा और गहरी नींद में सो गई। शाम के करीब 8 बजे आरुषि ने उसे डिनर के लिए उठाया। दोनों ने साथ खाना खाया और उसके बाद निशा ने अभिमन्यु से कॉल पर लंबी बातचीत की। बातें करते करते वो हल्की सी सैर पर निकल गई, रात की ठंडी हवा और शहर की सन्नाटेदार गलियों का आनंद लेते हुए। सैर से लौटकर निशा अपने कमरे में आकर किताबों में डूब गई। पन्नों की सरसराहट और कमरे में फैली हल्की रोशनी के बीच समय कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 1:30 बजे उसने किताब बंद की। तभी उसकी नजर पन्नों के ढेर के बीच रखी एक डायरी पर पड़ी। उस डायरी को हाथ में लेते ही एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर कुछ अनकहा अनसुना उसके इंतजार में बैठा हो। बिना सोचे वो बालकनी में आकर बैठ गई। रात का सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और ऊपर फैला सितारों का आसमान, सब मानो उस पल को और गहरा बना रहे थे। उसने डायरी खोली और चौथी डायरी एंट्री पढ़ने लगी। क्या चौथी डायरी एंट्री में सृष्टि का कोई ऐसा इकरार छुपा है जो सब कुछ बदल देगा? क्या पार्थ के लिए सृष्टि की मोहब्बत निशा को हैरान कर देगी? और क्या ये डायरी मित्तल परिवार के अतीत का सबसे बड़ा राज खोल देगी? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 126। उसने डायरी खोली और चौथी डायरी एंट्री पढ़ने लगी। 22 जून 2017। आज वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन इतने जल्दी होगा ये कभी नहीं सोचा था। राइमा ने पार्थ को प्रपोज कर दिया और मैं अभी तक अपने दिल का हाल उससे कह भी नहीं पाई। पार्थ ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया और साफ कहा कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखता है। ये सब सुबह हुआ जब हम विल्सन पॉइंट पर सूर्योदय देखने गए थे। राइमा उसे एक और ले गई थी। हमें लगा बस कुछ सामान्य बात होगी, पर दिव्या ने उन्हें देखा। राइमा का इजहार और पार्थ का इनकार, दोनों ने किसी के सामने ये बात जाहिर नहीं होने दी। लेकिन रात के खाने पर रेस्टोरेंट के वॉशरूम में दिव्या ने अचानक ये बात छेड़ दी। मैं हैरान रह गई और राइमा की ओर देखा, पर उसने नजरें फेर ली। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। राइमा जानती थी कि मैं पार्थ को पसंद करती हूँ, फिर भी उसने ये किया। शायद पार्थ और राइमा की दोस्ती इस घटना के बाद बच गई हो।
लेकिन मेरी और रायमा की शायद अब कभी नहीं बनेगी। सृष्टि। इस डायरी एंट्री को पढ़कर निशा सृष्टि के शब्दों से उस दर्द को महसूस कर रही थी जो रायमा के धोखे ने उसके दिल में छोड़ा था। उसने हल्की सी हंसी के साथ खुद से कहा, क्या किस्मत है, अब रायमा ही पार्थ भाई की वाइफ है। जिज्ञासा में उसने पन्ना पलटा और अगली एंट्री पढ़ी। इसी तरह वो एक एक करके 5 एंट्री पढ़ गई। हर एंट्री में एक बात कॉमन थी, पार्थ का जिक्र। कभी उसके हंसने का, कभी उसके गुस्से का, कभी उसकी किसी छोटी सी आदत का। कुछ एंट्री में अभिमन्यु का भी नाम था, जहाँ सृष्टि ने लिखा था कि बचपन में वो चूहों से डरता था। सृष्टि के शब्दों से निशा को साफ एहसास हुआ कि चारों की दोस्ती बेहद गहरी थी। हाँ, रायमा और सृष्टि के बीच दूरी आ गई थी, लेकिन बतौर ग्रुप वे अब भी अटूट थे। ये सोचकर निशा के मन में कसक उठी, काश वो भी उस सर्कल का हिस्सा होती, उनके हंसी मजाक और रहस्यों को जी पाती। रात की ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। आसमान में बिखरे सितारे जैसे किसी पुरानी कहानी के गवाह हो। झूले की धीमी आवाज, डायरी के पन्नों की खुशबू और उन अनकहे रिश्तों के एहसास में खोई निशा कब सोचते सोचते वही झूले पर बैठी ही सो गई, पता ही नहीं चला। सुबह के ठीक 6 बजे हल्की सुनहरी किरणें बालकनी से होकर निशा के चेहरे पर पड़ी। चिड़ियों की चहचहाहट जैसे किसी मधुर अलार्म की तरह उसके कानों में गूंजने लगी और उसकी नींद टूट गई। उसने धीरे से आंखें खोली तो पाया कि वो अभी भी झूले पर ही सोई हुई है। गर्दन घुमाने की कोशिश की तो दर्द की एक तेज लहर उठी। पूरी रात एक ही पोजीशन में सो जाने का नतीजा था ये। वो गर्दन को हल्के हल्के मसलते हुए उठी, चादर और डायरी को समेटा और कमरे के अंदर आ गई। चादर को तय कर जगह पर रखा, डायरी को अपने बैग में सुरक्षित रख दिया और बालकनी की लाइट बंद कर दी। हालांकि नींद अभी भी आंखों में बाकी थी, लेकिन घड़ी बता रही थी कि 6 बज चुके हैं। उसने सीधा बाथरूम का रुख किया। मन ही मन सोच रही थी कि आज की एक्सरसाइज छूट गई। ये सोचकर ही उसे अभिमन्यु का गुस्सा याद आ गया। वो जानती थी शाम तक उसे इस बात पर जरूर डांट सुननी पड़ेगी। इधर सुबह की हल्की रोशनी पर्दे से छनकर रायमा के कमरे के अंदर आ रही थी। रायमा उठ चुकी थी, लेकिन पार्थ अब भी सोफे पर गहरी नींद में था। रात को वो देर से आया था और रायमा उसका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई थी। अब खुद को बेड पर पाकर वो समझ गई थी कि पार्थ ने ही उसे उठाकर वहां लिटाया होगा। उसकी निगाहें अनजाने में ही पार्थ के चेहरे पर टिक गई। थकान और हल्की सी असुविधा स्पष्ट झलक रही थी। धीरे से वो उठी और सोफे के पास रखे टेबल पर बैठ गई। पास से देखने पर उसे लगा जैसे पार्थ का चेहरा किसी अनकहे बोझ से दबा हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक पुराना दृश्य तैरने लगा। वो दिन जब उसने पार्थ को प्रपोज किया था। उस समय उसके मन में कोई गहरी मोहब्बत नहीं थी। ये कदम उसने सिद्धि जी के कहने पर उठाया था, मगर पार्थ के रिजेक्शन, दिव्या की हंसी और सृष्टि के उससे दूर हो जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। पछतावा तो बहुत हुआ, लेकिन ये बात उसने कभी किसी से साझा नहीं की। अब पार्थ को देखते हुए वो उसी पल में लौट आई। वो झिझक, वो चुप्पी और दिल में कहीं दबा हुआ अफसोस, जैसे वक्त ने एक बार फिर उस जख्म को छू लिया हो। रायमा महाबलेश्वर की ट्रिप में खो गई, जहां सभी इस वक्त महाबलेश्वर के हाईएस्ट पॉइंट से सूरज की सुनहरी किरणों को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। ठंडी हवा में दूर दूर तक फैले बादलों का समंदर लहरों की तरह हिल रहा था। तभी रायमा धीमे कदमों से पार्थ के पास आई और फुसफुसाई, पार्थ जरा मेरे साथ आओगे, बात करनी है एक। पार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसके साथ एक कोने की तरफ चल गई, जहां से कोई उन्हें देख न सके। हवा में ठंडक और हल्की सी नमी थी। पार्थ ने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ रिम्स, बोलो, ऐसी क्या बात थी जो अकेले करनी पड़ी? रायमा उसकी आंखों में देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर अचानक घुटनों पर बैठ गई। हाथ में छुपा लाल गुलाब आगे बढ़ाते हुए बोली, I like you, पार्थ। Will you be my boyfriend? ये कन्फेशन पार्थ के लिए बहुत शॉकिंग था। ऐसा नहीं था कि उसे इससे पहले कभी प्रपोजल नहीं आए। 12वीं में उसे कई लड़कियों ने प्रपोज किया, जिन्हें उसने रिजेक्ट कर दिया था, पर रायमा का प्रपोजल उसके लिए शॉकिंग था। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये प्रपोजल तो वो सृष्टि से एक्सपेक्ट कर रहा था, जो रायमा ने कर दिया। पार्थ को कुछ भी कहता ना देख रायमा ने कहा, पार्थ तुम सुन रहे हो ना? इस वक्त रायमा के भी दिल में धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो सृष्टि के फीलिंग से अवगत थी, लेकिन वो पार्थ को लेकर श्योर नहीं थी। वो श्योर नहीं थी कि पार्थ भी सृष्टि को लाइक करता है या नहीं। इसीलिए उसने ये कदम उठाया। रायमा के बुलाने से पार्थ होश में आया और उसे उसकी बाह से पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, रिम्स, तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी उस पोजीशन पर नहीं रख सकता। रायमा की आंखें नम हो गई। वो अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे कदम लेते हुए बोली, क्यों? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? पार्थ ने आगे आकर उसके हाथ थामते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो बहुत सुंदर हो, पर मैं किसी और को लाइक करता हूँ। सृष्टि। पार्थ उसे सृष्टि का नाम लेने पर एकटक देखने लगा और फिर हाँ में सिर हिला देता है। रायमा की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली, Why not me? पार्थ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा,
यू डिजर्व समवन बेटर, जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे, जो सिर्फ तुम्हें लाइक करे। आई एम स्टिल योर फ्रेंड। राइमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा लिया हो। ये ठुकराया जाना सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उसके आत्मसम्मान पर लगी चोट थी। उसी पल अनजाने में ही सृष्टि के प्रति जलन का एक छोटा सा बीज उसके मन में बो दिया गया था। जो दोस्ती कभी हंसी मजाक और राजों से भरी रहती थी, अब सिर्फ औपचारिक मुस्कानों और मजबूरी की बातचीत में सिमट गई थी। पार्थ भी जैसे उसके लिए बदल गया था। रिम से राइमा में बदलते ही उनके बीच एक अदृश्य दूरी खींच गई थी। अभिमन्यु को इस बदलाव की भनक तक नहीं लगी, और जब राइमा ने ये सब सिद्धि जी को बताया तो उन्होंने फिर कोशिश करने की सलाह दी, लेकिन राइमा ने दृढ़ता से मना कर दिया। ट्रिप के 2 महीने बाद ही वो हायर स्टडीज के लिए लंदन चली गई। वहां रहते हुए ही सृष्टि की मौत की खबर आई। उस दिन उसे अपने सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए थे। आखिर जाने वालों से कौन शिकायत रखता है। लेकिन आज पार्थ को सोता हुआ देखते हुए वही पुराने जख्म जैसे ताजा हो उठे थे। उसकी नजरों में एक कड़वा सच तैर रहा था। पार्थ का दिल आज भी सृष्टि के लिए धड़कता है, यहाँ तक कि शादी के बाद भी। धीमे स्वर में उसने बुदबुदाया, यू आर सो लकी सृष्टि, तुम्हें इतना प्यार करने वाला लवर मिला जो आज भी तुम्हारे लिए वफादार है। काश अगले जन्म में मुझे भी ऐसी ही मौत मिले। उसकी आवाज भर गई और आंखों के कोनों में नमी भर आई। एक पल और वहां बैठी रहती तो शायद टूट कर रो पड़ती। वो तेजी से उठी, बाथरूम का रुख किया और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सोफे पर लेटे पार्थ की पलकों में हलचल हुई और कुछ क्षण बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई, जैसे उसने सब कुछ सुन लिया हो। क्या राइमा के दिल का ये छुपा सच पार्थ तक पहुंच चुका है? क्या पार्थ ने सचमुच उसकी हर बात सुन ली है? और क्या ये अनकहा इकरार उनके रिश्ते की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।